देखो टॉपिक है हमारे पास बेस थ्योरम। क्या कहती है बेस थ्योरम? इसके क्वेश्चन समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इसकी टाइप को समझा जाए। उसने आपसे दो तीन कोई इवेंट दे दिए। उसने आपसे जैसे ये कहा, एक क्वेश्चन आपकी कंसेप्ट नोटबुक में लिखवाया हुआ है कि तीन मशीन है, वो बोल्ट प्रोड्यूस करती हैं, और वो जो बोल्ट प्रोड्यूस करती हैं उसमें से पहली मशीन जो है वो 1000 बोल्ट, दूसरी 2000, तीसरी 3000 बोल्ट प्रोड्यूस करती है। कंसेप्ट नोटबुक में देख लें। तो E1 क्या है? बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। E2 क्या है? बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। E3 क्या है हमारे पास? बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी। तो E1 की जो प्रोबेबिलिटी है, 1000 बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है E1, और टोटल बोल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं 6000। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो 1/6। E2 मशीन यानी कि बी मशीन जो है वो 2000 बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि 2/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, 3000 बोल्ट वो प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब 3/6। आप कोशिश ये करें कि इसके डिनोमिनेटर सेम है तो वो सेम ही रहे, उन्हें काटकर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स ना बनाए, नहीं तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। उसने कहा कि ये जो टोटल प्रोडक्शन हुआ 6000 एक दिन का, उसमें से एक बोल्ट निकाला गया और वो डिफेक्टिव पाया गया। तो आप यहाँ वो इवेंट मानेंगे जो पाया गया, यानी कि ई आप लेट करेंगे। ई क्या है आपके पास? कि सेलेक्टेड बोल्ट इज डिफेक्टिव। हाँ जी, सेलेक्टेड बोल्ट इज डिफेक्टिव। अब ये डिफेक्टिव बोल्ट हो सकता है पहली मशीन ने बनाया हो, दूसरी ने बनाया हो, तीसरी ने बनाया हो। तो आप तीनों केस लेकर चलेंगे, यानी कि E/E1 प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बोल्ट की जब वो पहली मशीन से बना हो। आपकी कॉपी में जो लिखा है उसमें 1% डिफेक्टिव है इसके अंदर, तो यानी कि 1/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 1.5% डिफेक्टिव है उसके अंदर, तो 1.5/100। परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 आ जाता है हमारे पास। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3, यानी कि हो सकता है वो डिफेक्टिव बोल्ट तीसरी मशीन ने बनाया हो, तो उसके अंदर 2% है आपके पास, 2/100। अब ये सारे केसेस हमने बना लिए। उसने आपसे बोला कि डिफेक्टिव बोल्ट तो आ गया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बी मशीन से बना हो। इसका मतलब अब की बार जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है वो बी मशीन की निकालनी है, यानी कि E2 की। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2 की जब E हो चुका है। तो इसके अंदर जो आपके पास फार्मूला है वो क्या है? PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। जितने केसेस हैं सारे नीचे आएंगे। PE3 इंटू PE/E3, PE3 इंटू PE/E3। इसमें से जिसकी प्रोबेबिलिटी उसने आपसे मांगी है वो वाला केस उठाकर आप ऊपर लिख देंगे। PE1 इंटू PE2 इंटू PE/E2। नाउ यू पुट द वैल्यूज। E2 की प्रोबेबिलिटी 2/6, E/E2 की प्रोबेबिलिटी थी 1.5/100। PE1 था हमारे पास 1/6 और E/E1 था 1/100। ये 2/6 1.5/100, और अगला था हमारे पास 3/6 इंटू 2/100। तो आप देखो सबके नीचे 600 है, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया, चाहे एलसीएम लेके कट कर दो, बात एक ही है। ऊपर आ गया 1.5 टू द 3, यहाँ 3 + 1 4 और 6 10। तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई 3/10। ये एकमात्र फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में यूज होना है। अगर दो इवेंट है तो दोनों केस नीचे आएंगे,
अगर मान लीजिए आपके पास 3 इवेंट हैं तो तीनों केस नीचे आएंगे, और अगर आपके पास 4 इवेंट हैं तो चारों केस नीचे आएंगे। ये तो बेसिक फंडामेंटल है इसका जो यूज होना है। अब प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो एक प्रॉब्लम आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी एग्जाम्पल 21। जरा पढ़िए क्या कहता है एग्जाम्पल 21। A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a इसका die. मतलब एक आदमी जाना जाता है 4 में से 3 बार सच बोलने के लिए, यानी कि अगर वो 4 बार बोलता है तो 4 में से 3 बार सच बोलता है, 1 बार झूठ बोलता है। ठीक है जी, आगे क्या कह रहा है? He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability उसने that it is actually a 6. उसने एक डाइस थ्रो करी और ये कह दिया भाई 6 आया। कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वास्तविकता में 6 आया हो। तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसे E1 E2 में जरूर लेते हैं। तो आपने E1 केस बनाया, E2 बनाया। E1 है 6 कम्स अप और E2 है 6 नॉट कम्स अप। तो डाइस के केस में 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी? 1/6. 1/6। और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी? 5/6। हमेशा ध्यान रखना ये दोनों इवेंट्स जो 2 या 3 या 4 जितने भी बनेंगे वो सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, यानी कि उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और दूसरा वो एग्जॉस्टिव होंगे, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। चेक कर लो आप, प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1 होगा। अब इस बार ई क्या है? इस बार ई है कि मैन रिपोर्ट्स दैट 6 टर्न्स अप। ये इस बार जो है ई है हमारे पास, आदमी ने रिपोर्ट करा कि 6 आया। तो आप दोनों केस बनाएंगे, E/E1 भी और E/E2 भी। दोनों स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ो। मैन रिपोर्ट्स दैट 6 टर्न्स अप। कब? जब 6 एक्चुअली कम्स अप। तो इसका मतलब सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा? आदमी ने कहा 6 आया, जब वास्तविकता में 6 आया था, तो वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा? सच बोल रहा था। सच बोल रहा। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4। देख लो, 4 में से 3 बार सच है, 4 में से 1 बार झूठ है। अब E/E2 को एक साथ पढ़ो। मैन रिपोर्ट्स दैट 6 टर्न्स अप। कब? जब एक्चुअल में 6 नॉट कम्स अप। 6 नहीं आया था, 6 आया नहीं, फिर भी उसने कह दिया 6 आया। सच बोल रहा झूठ बोल रहा? सर झूठ। झूठ बोल रहा था। झूठ बोल रहा, यानी कि 1/4। तो सच की प्रोबेबिलिटी झूठ की यहाँ पे यूज हो गई। आपसे वो मांग रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वास्तविकता में 6 आया हो, यानी कि E1 की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है जब E हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था नीचे दोनों केस लिखेंगे, P(E1) इंटू E/E1 प्लस P(E2) इंटू P(E/E2). नीचे जिसकी प्रोबेबिलिटी मांगी जाएगी वो वाला केस, P(E1) इंटू E/E1। नाउ सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यूज। तो P(E1) रखेंगे 1/6 3/4, नीचे 1/6 3/4 प्लस 5/6 1/4। तो सबके 6 4 6 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर रह जाएगा हमारे पास क्या बोला, 1 3 जा 3 अपॉन, नीचे रह जाएगा 3 प्लस 5 यानी कि 3/8। आंसर चेक करिए प्लीज, क्या दिया? सेम आ रहा था। सेम सर। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर जो 21। एक्सरसाइज में 13th क्वेश्चन है सर, वो और ये सेम है का क्वेश्चन? एक बार पढ़ना, क्या क्वेश्चन है? Probability that A speaks truth is 4/5. A coin is tossed. A report that a head appears. The probability that actually there was head is. हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस उसके अंदर तो सर टर्म्स उसमें जो है हमने मतलब डायरेक्टली लिख देता क्या? कि ए ने कहा कि 4/5 मतलब 4/5 बार वो ट्रूथ बोल रहा है। तो अगर
हेड आया, उसने बताया कि हेड आया, और प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, तो सर मतलब उसकी ट्रूथ की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 4/5 हमने सीधा लिख दिया था उसमें। नहीं, सीधा मत लिखो। अगर एमसीक्यू आ गया फिर तो बात अलग है, आप डायरेक्ट लिख रहे तो चल जाएगा। लेकिन अगर करने के लिए आया तो फिर आपको इस तरीके से करके दिखाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव, नहीं तो मार्क्स कट तो सर जाएंगे। सब्जेक्टिव के हिसाब से भी अगर करें हम तो ट्रूथ की सीधा हमने मतलब 4/5 आना चाहिए आंसर, और जो हमने अभी करा है इसमें 3/4 क्यों नहीं आ रहा आंसर फिर? अरे भाई, सच बोलने का मतलब ये नहीं है। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी नहीं मांग रहा वो। उसने ये कहा कि जो 6 आया, आ चुका 6, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वास्तविकता में 6 आया हो सकता है ये आता, हो सकता है ये आता, तो दोनों केस लेकर उसमें से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना हम। जो दोनों पॉसिबल आउटकम्स बन रहे, उन दोनों में से इसकी प्रोबेबिलिटी मांगी गई, तो ये चीज निकलेगी ना ऊपर। अच्छा सर। ऐसे होता है ये, इस तरीके से नहीं जो आप अपनी मनमर्जी से कहने लगे सच बोलने की प्रोबेबिलिटी मांग रहा, डायरेक्ट आंसर लिख दिया, नहीं, गलत। ठीक है सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th पढ़िए, क्या कहता है। क्वेश्चन 10th प्रॉब्लम में है जी। सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई, if she get a 5 or 6, she tosses it coin 3 times and notes हम्म the number of heads. If she gets 1, 2, 3, or 4, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. If she हम्म obtains exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3, or 4 with the die? देखो जी, दो केस बन रहे हैं यहाँ पे। डाइस के साथ या तो 1, 2, 3 और 4 आएगा, या फिर डाइस के साथ 5 और 6 आएगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं सर। No, sir. इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। प्रोबेबिलिटी चेक करी तो इसकी 4/6, और इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करी तो 2/6। चेक कर लो, इन दोनों का सम बना रहा है। ई क्या इवेंट है? क्या पाया गया? एक बार हेड, Exactly one head. एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। तो हम प्रोबेबिलिटी दोनों केसेस की निकालेंगे, E/E1 और मेरे बच्चे E/E2। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि E/E1 का क्या मतलब है, दोनों को एक साथ पढ़ो। एग्जैक्टली 1 हेड जब डाइस पे 1, 2, 3, 4 आया हो। आप देखकर बताओ, जब डाइस पे 1, 2, 3, 4 आया तो कॉइन को कितनी बार उछाला गया? सर एक बार। एक बार। तो एक बार में एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। 1/2। अब इसे पढ़ो, एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी जब डाइस पे 5 या 6 आया हो। जी हाँ, तो कितनी बार उछाला गया उस केस में डाइस? 3 बार। 3 बार। 3 बार में 8 केस बनते हैं, आपको याद होगा। 3 कॉइन्स के 8 केस बनते हैं। उनमें से एक हेड के 3 केस होते हैं, पहले नंबर पे हेड, बीच वाले पे हेड, तीसरे पे हेड। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। मांग किसकी रहा, 1, 2, 3, 4 की या 5, 6 की? सर 1, 2, 3, 4 की। इसका मतलब E1 की मांग रहा है जब ई हो चुका है। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर दोनों केस लिख देंगे और E1 वाला केस उठाकर ऊपर लिख देंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो E1 वाला केस क्या बैठेगा? 4/6 इंटू 1/2, नीचे 4/6 इंटू 1/2 प्लस 2/6 इंटू 3/8। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा आपके पास वो आंसर हो जाएगा। पूरा करके बताऊं? नहीं सर। क्या आंसर निकलेगा इसका, बताना जरा। 8/11। 8/11। ये आंसर हो गया जी इसका। चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार। इसके बाद एक प्रॉब्लम और है, क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्थ पढ़िए।
A card from a pack of 52 card is lost. From the remaining card of the pack, 2 cards are drawn and are found to be both diamonds. Find the probability of the card lost being a diamond. देखो लास्ट में प्रोबेबिलिटी मांगी लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, तो इसका मतलब वो केस यहाँ होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन 4 केस से भी हो जाता है, ये क्वेश्चन 2 केस से भी हो जाता है। एक केस ये तो जरूरी है ही है कि लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, क्योंकि ये मांगा है तो ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा चाहे तो आप 3 अलग अलग केस बना लो, चाहे उन तीनों का एक कंबाइंड केस बना लो कि लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, नॉट डायमंड में तीनों आ गए। लेकिन अगर आप इसे अलग अलग बनाते हो, लॉस्ट कार्ड इज हार्ट, लॉस्ट कार्ड इज स्पेड, लॉस्ट कार्ड इज क्लब, तब भी हो जाएगा ये। आप यदि RS अग्रवाल चेक करेंगे तो इन दैट RS अग्रवाल देयर आर 4 केसेस इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। बट ये इससे भी आसान हो जाएगा कि अगर हम ये मान लें लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। मैं आपसे पूछूं भाई डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कितने पत्ते होते हैं डायमंड के गड्डी में? 13। 13, टोटल 52, तो 1/4। और ऐसे कितने पत्ते होते हैं जो डायमंड नहीं होते? 39। 39/52 यानी कि 3/4। अब वो आपसे कह रहा है ई क्या है कि बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड। जी हाँ, 2 कार्ड हम जब भी निकालते हैं तो उस केस में ध्यान रखना, वैसे तो हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप केस घटा के लिखते चले जाओ तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब एक कार्ड खो चुका है तो पहला पत्ते की देखो उसने क्या कहा, बोथ कार्ड डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब खोया हुआ पत्ता डायमंड का हो। जब डायमंड खो चुका है एक, तो कितने डायमंड है गड्डी में? 12। 12। और टोटल टोटल पत्ते 51। अगला भी डायमंड ही निकालना, एक तो बाहर आ चुका, एक और डायमंड निकालना। अब कितने पत्ते रह गए डायमंड के अंदर? 11। 11। और टोटल 50। 50। अब की बार कह रहा बोथ कार्ड्स आर डायमंड व्हेन लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। पत्ता खोया तो है मगर डायमंड का नहीं खोया, तो डायमंड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? डायमंड कितने हैं इस समय अंदर? 13। 13/51, क्योंकि पत्ता तो खोया ही है। और 12/50, तो आपके पास चारों केस आ गए। नीचे आप लिख देंगे दोनों केस और ऊपर लिख देंगे लॉस्ट कार्ड डायमंड वाला इवन वाला केस। इवन वाला केस आपके पास बैठेगा 1/4 इंटू दिस, और नीचे दोनों दिस इंटू दिस, और सबके नीचे 51, 50 और 4 है, वो कैलकुलेट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इवन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जब ई हो चुका है। ठीक है जी, क्या बैठेगी? इसकी मल्टीप्लाई इससे करी 11 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी 11 हो गया, 12 की सॉरी आपके पास 12 11 था ना, पहले वाले की पहले से करी 12 इंटू 11 हो गया, अगले वाले में करी तो फिर 12 इंटू 11 हो गया, उससे अगले वाले में करी तो 3 13 12 हो गया। ठीक है जी, 3 13 और 12 अपॉन वाले तो कट ही गए, 12 सब में है, 12 कॉमन लेके काट दिया तो ये आ गया 11 अपॉन, जी हाँ 13 3 जा 39, 39 प्लस 11 50 आ गया। चेक करना आंसर 11/50 है क्या? यही है सर। तो ये आपके पास बेस थ्योरम की प्रॉब्लम हो गई। अगर आज किसी का बेस थ्योरम का वर्क पेंडिंग है, किसी का भी अगर बेस थ्योरम का वर्क पेंडिंग है तो वो आज उसको कंप्लीट कर ले, क्योंकि कल कुछ स्टूडेंट्स की क्लास मिस हुई थी, तो इसलिए इसे कंप्लीट कर लें आज आप, और कल हम इसे डिस्कस कर लेंगे एक बार दोबारा अगर कोई प्रॉब्लम बची है तो। और अगर सारा कुछ क्लियर हो गया है तो नया टॉपिक कल आपको पढ़ा देंगे। पिछली प्रॉब्लम्स भी अभी डिस्कस करनी रहती है पॉइंट 1 पॉइंट 2 की, वो भी हम कर ले लें। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।